Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine, and we are going to start our lecture number 3, that is cytoplasm and organelles. सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि अपनी आदतों को केयरफुली चूज़ करें, क्योंकि वो डिसाइड करती हैं आपका फ्यूचर क्या है. लेट्स स्टार्ट. ऑब्जेक्टिव्स हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे. नंबर 1, केमिकल नेचर साइटोप्लाज्म की और मेटाबॉलिक रोल साइटोप्लाज्म का, और उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं और उनके रोल. उसके बाद हम डिस्टिंग्विश करेंगे स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरमियान में, और उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो है वो हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या है. प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल के अंदर का जितना पार्ट है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन इसमें इंक्लूड नहीं है. अब जो है वो इसको हम लिविंग मैटर भी कहते हैं. इसके अंदर सारी फंडामेंटल्स होती हैं किसी भी लाइफ की सर्वाइवल के लिए. अब जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, जबकि प्रोकैरियोट्स में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता. अब आते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ. साइटोप्लाज्म क्या है? रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का डिस्टेंस जो है, रीजन है, उसके दरमियान में जितना मैटर और ऑर्गेनेली आती हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. अब जो है ये साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में. लेकिन जो मेजर डिफरेंस ये है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोस्केलेटन भी एज सच प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में जो है वो साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद है जी फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब इसकी फिजिकल और केमिकल नेचर साइटोप्लाज्म की क्या है. एक तो जस्ट वाटर लाइक इसकी एग्जिस्टेंस है, अपीयरेंस है सॉरी, और जेल लाइक टूवर्ड्स द पेरिफेरल साइड ऑफ द साइटोप्लाज्म. 90% वाटर होता है इसमें प्रेजेंट, और जो बनाता है एक सोल्यूशन जिसके अंदर तमाम जो हैं वो ज़रूरत ज़िंदगी शामिल हैं. मींस के उसके अंदर वो सब केमिकल्स प्रेजेंट हैं, वो सब सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो एक लाइफ के लिए ज़रूरी है. गैसेस, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ईच एंड एवरीथिंग जी. उसके बाद है जी साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं, वो फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स एंड डिसॉल्व्ड गैसेस. जबकि लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स विच फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशंस. 2 पार्ट्स हैं साइटोप्लाज्म के, इनर पार्ट है और पेरिफेरल पार्ट है. पेरिफेरल मीन्स के टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो इनर पार्ट है वो लेस विस्कस होता है और उसको हम कहते हैं साइटोसोल, जो कि न्यूक्लियस की तरफ होता है, जबकि जो साइटोजेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है और वो मोर विस्कस है और उसको हम कहते हैं कि साइटोजेल. उसके बाद डिस्कस करते हैं साइक्लोसिस. ये जो आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स. जो आपको मूव करता हुआ सेल नज़र आ रहे हैं, ये इमेज नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं सब्सटेंसेस. किसकी वजह से?
कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से। इस मूवमेंट को ये सर्कुलर मोशन में होती हैं, सर्कुलर मोशन में। अब इसको कहते हैं साइक्लोसिस। कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी मींस के जो है माइक्रोफिलामेंट्स उनकी वो इस तरह से इसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से एक्टिव होते हैं कि पूरे जो सब्सटेंसेस हैं उनको सर्कुलर वे में मूव करवा सकें। This movement is called cyclosis and this is responsible for distribution of cell contents in the cytoplasm. Cell substances, contents, small molecules, large molecules, ions, proteins, each and everything move इस cyclosis के through move करवाया जा सकता है। उसके बाद है जी metabolic and storage role of cytoplasm. Metabolic pathway प्रेजेंट होता है, अकर होता है साइटोसोल में। अब मेटाबॉलिक पाथवेज में आता क्या क्या है, प्रोटीन का बनना, उसके बाद ग्लूकोज का टूट के पायरुवेट में कन्वर्ट होना, उसके बाद ग्लूकोजिनोलाइसिस मींस के ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजिन इनटू ग्लूकोज, उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटेड प्रिकर्सर्स। उसके बाद है जिसका स्टोरेज ऑफ यूज़फुल कंपाउंड्स के, एक तो मेटाबॉलिक पाथवेज हो गए, जो टूटना था, जो बनना था, सब कुछ जो है वो साइटोसोल में होता है, और साइटोजेल में जो है वो स्टोर किए जाते हैं जो यूज़फुल कंपाउंड्स हैं, ताकि सेलुलर एक्टिविटीज़ डिफरेंटली जो हैं वो हम साइटोजेल जो है वो स्टोरेज ऑफ यूज़फुल कंपाउंड्स एज ए यूज़ होता है, और इसके अंदर जो है इस वजह से जो हमें सेल की एक्टिविटी के लिए कंपाउंड रिक्वायर्ड होते हैं उनको स्टोर हो जाते हैं साइटोजेल मींस के साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल पार्ट की तरफ, और जो वेस्ट कंपाउंड हैं वो इस वजह से स्टोर होते हैं साइटोजेल में ताकि वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली सेल से बाहर जा सकें। उसके बाद है सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, और उनका डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे उनको स्टडी करें ना, माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकें तो हमें उनका क्लियर जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक फंक्शन है। अब जो कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हैं, बाकी जितनी भी तमाम सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हैं, मतलब उनके कुछ के आउटर में डबल मेम्ब्रेन होती है प्रेजेंट, कुछ में सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब जो है वो ऑर्गेनेलीज जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स, पेरोक्सीसोम, ग्लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अब तो हमने डिस्कस किया कि जो सेल ऑर्गेनेलीज तो प्रेजेंट होती हैं, अब ये लिविंग स्ट्रक्चर है, कुछ नॉन लिविंग ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं स्टोरेज के या वेस्ट प्रोडक्ट के, उनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में किसी भी उसमें पार्ट नहीं लेते और ना ही ये किसी मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं, और इनमें से कॉमन हैं सब्सटेंसेस हैं, ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं इनको, स्टोरेज के या वेस्ट के, तो उसमें से हैं ग्लाइकोजिन, लिपिड ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल्स एंड पिगमेंट्स। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस डायग्राम में जो है वो क्लियरली न्यूक्लियर इन्वेलप से लेके जो है वो थ्रू आउट सेल मेम्ब्रेन तक ये जो है एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी। इलोंगेटेड क्लोज्ड सैक है, लंबे लंबी थैलियाँ सी आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं।
और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक यूकैरियोटिक सेल्स में एक्सटेंड है, इतनी फैली हुई होती हैं, पूरे सेल में प्रेजेंट होती हैं। 2 टाइप्स की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। जो रफ एंडोप्लाज्मिक है वो है जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वो हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। अब जो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ सेल्स जो कि स्केलेटल मसल सेल्स है स्मूथ, उनके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होती है, उनको कहते हैं सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स। उसके बाद बढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है वो राइबोसोम अटैच होते हैं फेसिंग द साइटोप्लाज्म, जो वो उस साइड पर अटैच होंगे जो साइटोप्लाज्म की तरफ उनका फेस होगा। उसके बाद इनकी रफ अपीयरेंस होती है जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, बिकॉज ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन देयर सरफेस। फंक्शन इसका है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जहाँ भी होंगे वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे, जिसको हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कॉन्टीन्यूस बिल्कुल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होते हैं और इनके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते, इनकी स्मूथ अपीयरेंस होती है। इनका फंक्शन क्या है? एक तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म, दूसरा डिटॉक्सिफाई करते हैं पॉइजन को, ड्रग्स को। उसके बाद सेल के अंदर ये काम हो रहा है। उसके बाद लिपिड्स का बनना, जिसमें लिपिड इंक्लूड्स ऑयल, फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉइड्स। उसके बाद कैल्शियम आयंस को स्टोर करते हैं और उस टाइम पे कैल्शियम आयन को रिलीज़ करते हैं जब जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। ट्रांसपोर्ट वेरियस सेलुलर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन की मूवमेंट यानी रफ एंडोप्लाज्मिक से लेके गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए होती है। उसके बाद ये भी प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट सेल को। और राइबोसोम्स डिस्कस करते हैं नाउ। राइबोसोम जो हैं वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे एक डेंस किस्म का ग्रेन्यूल ऑब्जर्व किया गया था। इसका रफ स्फेरिकल ग्रेन्यूलर नॉन मेम्ब्रेनस बॉडीज मीन्स के रफ अपीयरेंस थी और स्फेरिकल ग्रेन्यूलर फाइंड आउट किया था और इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं थी। और ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स दोनों में फाइंड किया गया था। उसके बाद यूकैरियोटिक जो हैं वो उनका साइज़ थोड़ा बड़ा था और 80 राइबोसोम्स बल्कि बड़ा होता है। यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम जो कि 20 to 24 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं और प्रोकैरियोटिक में ये थोड़े से छोटे होते हैं, 70s राइबोसोम, एस इनका यूनिट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर इनका डिस्कस किया जाए। एक इनका लार्ज सब यूनिट है और एक जो है वो स्मॉल सब यूनिट है, 2 सब यूनिट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70s हैं, बड़ा जो है वो 50s होता है और छोटा जो सब यूनिट है वो 30s का होता है। और जब ये मर्ज करते हैं तो मिला के 70s बना देते हैं। जो वैसे तो 80 बनते हैं लेकिन जो इनमें से 10 है वो जो हैं वो मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक 80s राइबोसोम, यूकैरियोटिक का जो है वो 80s सब यूनिट लार्ज सब यूनिट में 60s, लार्ज सब यूनिट का 60s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल सब यूनिट जो है वो 40s। अब राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन राइबोसोम्स जो हैं वो मोस्टली इक्वल अमाउंट होती है आरएनए की और प्रोटीन की, इसलिए हम इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। उसके बाद है राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में बनते हैं और उसके बाद ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर पोर के थ्रू। अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर भी पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि मटेरियल को इन एंड आउट अलाउ करते हैं। उसके बाद है यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो डिस्कस करते हैं। एक तो ये फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में
और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो अटैच होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट्स में जो है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70 ऐसे नेचर होते हैं, कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स पार्टिकल्स। पहले डिस्कस किया, लार्जर इज़ 60, स्मॉलर इज़ 40। अटैचमेंट के बाद जो है वो 80s पार्टिकल बना देते हैं, बोथ स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स। अटैचमेंट जो है वो कंट्रोल की जाती है कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आइंस और सॉल्ट्स, जो कि बॉन्ड बनाती है बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप और आरएनए और अमाइनो ग्रुप और अमाइनो एसिड के। और जो है या तो मैग्नीशियम आयन करेंगे बॉन्डिंग, या फिर सॉल्ट बॉन्ड, या फिर दोनों एक ही टाइम पे जो है सॉल्ट्स और मैग्नीशियम आयन जो है वो अटैचमेंट का रोल प्ले करते हैं। उसके बाद फंक्शन देखें इसका, तो इसका मेन फंक्शन ये है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम क्या होता है, बहुत से राइबोसोम मिलकर एक ही प्रोटीन बना रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। समटाइम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू वन मैसेंजर आरएनए। ये जो आपको डायग्राम में एक मैसेंजर आरएनए लंबी सी लाइन नज़र आ रही है, उसके ऊपर डिफरेंट राइबोसोम्स एक्ट कर रहे हैं एक ही प्रोटीन को बनाने के लिए, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए। इन सब राइबोसोम्स को हम पॉलीसोम्स कहेंगे। अ चेन ऑफ मैनी राइबोसोम्स इज कॉल्ड पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। इस तरह जो है वो हमें सेवरल कॉपीज मिल सकती हैं एक ही पॉलीपेप्टाइड से बहुत से कम टाइम में। Thank you students, hope you enjoy the lecture.